नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। और खबर यह है कि कॉटन का उत्पादन 5 साल में सबसे कम रह सकता है। कॉटन एडवाइजरी बोर्ड का ये अनुमान है और इस साल उत्पादन करीब 12.5% घटने की आशंका है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में व्हाइट फ्लाई के असर से उत्पादन में गिरावट की आशंका यहाँ पर बढ़ी है। कुछ वजह और भी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बीके मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सीसीआई का क्या अनुमान है कॉटन के उत्पादन को लेकर? किस वर्ष के लिए? 15-16 के लिए या 16-17 आगे आगामी सीजन के लिए? आगामी सीजन के लिए सर। आगामी सीजन के लिए मुझे लगता है जो उत्पादन है इस बार जैसे 338 लाख गांठ हुआ है, इससे ज्यादा होगा, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। और पिछली बार जो व्हाइट फ्लाई पंजाब में हुआ था उसकी वजह से और गुजरात में जो पिंक बालवर्म की वजह से अटैक हुआ था वो संभावना नहीं है। तो मैं समझता हूँ पिछली बार जो 338 लाख गांठ 15-16 का उत्पादन सीएबी ने एस्टिमेट किया है, इस बार इसमें 350 या 360 लाख गांठ से ऊपर का उत्पादन होगा। हालांकि एरिया हो सकता है पिछली बार जो था उतना रहे या उसके आसपास ही रहे। सर, लेकिन इस बार जो उत्पादन कम हुआ है, जो कि बात सीएबी ने कही है कि 5 साल में सबसे कम है, इसके पीछे आप व्हाइट फ्लाई के अलावा और क्या वजह देख रहे हैं? इसके पीछे ही पिछली बार सूखा रहा था, सूखे की वजह से महाराष्ट्र क्षेत्र में उत्पादकता घटी थी और पंजाब में व्हाइट फ्लाई अटैक था और गुजरात में पिंक बालवर्म का अटैक था। ये 3 कारण थे जिनकी वजह से उत्पादन में गिरावट आई थी ये 15-16 वर्ष में। ठीक है सर, लेकिन जो उत्पादन कम हुआ है 2015-16 में, इसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर क्या देख रहे हैं? क्या कीमतें बढ़ने वाली हैं? अभी देखिए, कीमतें अभी आज जो कीमतों का लेवल है वो हमारे हिसाब से अपने आप बढ़ा हुआ है, बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो पूरे विश्व में स्टॉक की पोजीशन है और हमारे यहाँ जो स्टॉक की पोजीशन है वो कंफर्टेबल है, क्योंकि पिछली सीएबी मीटिंग में हमने जो स्टॉक लिया था वो 35 लाख गांठ एज्यूम किया था एंडिंग स्टॉक, जबकि इस बार 43 लाख गांठ किया है। तो स्टॉक की स्थिति देखते हुए हम समझते हैं भाव जो अभी फिलहाल जो बढ़े हुए हैं इसमें बजाय और आगे बढ़ने के वो गिरावट की संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। सर, क्या लेकिन डिमांड को मीट करने के लिए स्टॉक पर्याप्त है? बिल्कुल, मेरी समझ में कि जो एंडिंग स्टॉक्स हैं ये 30 सितंबर को हैं, जबकि 30 सितंबर के अंतिम समय तक सितंबर के अंत तक नई क्रॉप आ जाती है। तो ये 43 लाख गांठ किसान लोगों जो भी अपने मिल लोगों ने 1 महीने 2 महीने तक के लिए कवर किया हुआ है। और अभी कोई भी, क्योंकि लीन सीजन होता है, इसमें सब लोग 1 महीने और 2 महीने का स्टॉक अपने पास रखते हैं और जितनी भी खपत है उस खपत के बाद जो एस्टीमेट हुआ है उस एस्टीमेट के हिसाब से 30 सितंबर को हमारे पास 43 लाख गांठ रहने की संभावना है। हाँ, आखिरी सवाल सर आपसे, आगे मानसून की रफ्तार बेहतर रहने वाली है और अभी तक भी मानसून जो जुलाई के महीने में मानसून के हालात हैं काफी बेहतर रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आगे कॉटन की बुआई पिकअप हो सकती है? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता होगा 15 दिन पहले जो बुआई की स्थिति थी वो कॉटन की बुआई 60 लाख हेक्टेयर पिछले साल की तुलना में 30 लाख हेक्टेयर थी। अभी 1 सप्ताह पहले जो बुआई की स्थिति थी वो 87 लाख पिछले वर्ष की तुलना में 67 लाख हेक्टेयर थी। तो मैं समझता हूँ बुआई की स्थिति जैसे जैसे बारिश अच्छी हुई है हर जगह पिकअप करेगी और अपने 1 महीने के अंदर जुलाई के अंत तक आते आते जो पिछले साल की बुआई की स्थिति थी उस हिसाब से आएगी। उससे 1 से 2 लाख गांठ कम या ज्यादा लाख हेक्टेयर कम या ज्यादा रहने की संभावना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी, जो आपको बता रहे थे कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि डिमांड के मुकाबले जो स्टॉक है देश में कॉटन का वो पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज की 3 बम्पर कॉल कौन सी होंगी जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंट्राडे में आप कहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहली कॉल है क्रूड एसएमसी कॉमट्रेड की, 3100 के स्तर पर बिकवाली की रहा है, 3040 का टारगेट होगा, 3125 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं इंट्राडे में, जिंक, और यहां पर 145-50 के स्तर पर बिकवाली की रहा है, 144 का टारगेट होगा और 146 के लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल ग्वार, जहां पे 3800 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है, 3900 का टारगेट होगा, लेकिन 3745 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि छोटे ज्वेलर्स को बड़ी राहत मिली है
और राहत यह है कि अब एक्साइज ड्यूटी लगने की सीमा 6 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी 10 करोड़ रुपए सालाना से कम टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन ज्वेलर्स को नहीं कराना होगा और ना ही एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। ये एक बड़ी राहत है ज्वेलर्स को। इसके अलावा अगर देखें तो 10 करोड़ से ऊपर की रकम पर ही एक्साइज ड्यूटी लगेगी। 15 करोड़ तक का कैप है इसके लिए, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। यानी अगर 11 करोड़ का टर्नओवर है किसी ज्वेलर्स का सालाना, तो उनको सिर्फ 1 करोड़ रुपए के ऊपर एक्साइज ड्यूटी देनी होगी और ये सुविधा सिर्फ 15 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर है। अगर 15 करोड़ से ज़्यादा का सालाना टर्नओवर होगा किसी ज्वेलर्स का, तो उनको फिर पूरी रकम पे एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। ये साफ साफ समझना आपके लिए ज़रूरी है। यानी 10 से 15, या अगर किसी ज्वेलर्स का टर्नओवर 15 करोड़ के आसपास है तो उनको सिर्फ 5 करोड़ पे ड्यूटी देनी होगी। लेकिन 15 करोड़ से जैसे ही ज़्यादा टर्नओवर होगा उस पर ऐसे में पूरी रकम पर उनको एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा अगर देखें तो ज्वेलरी बदलने और मरम्मत करने पर यानी रिपेयर करने पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। पहली बार ज्वेलरी बेचने पर ही एक्साइज देना पड़ेगा और साथ ही कारीगरों को एक्साइज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। लाहिरी कमेटी की तमाम सिफारिशें सरकार ने यहाँ पर मंजूर कर ली हैं, तो एक बड़ी राहत छोटे ज्वेलर्स को। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक भाई मीनावाला हैं, जीजीएफ के डायरेक्टर मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ पीपी ज्वेलर्स के राहुल गुप्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल अशोक भाई आपसे, कितनी बड़ी राहत है ज्वेलर्स के लिए? ये बहुत बड़ी राहत है मृत्युंजय इस इंडस्ट्री के लिए। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम गवर्नमेंट ने उठाया है इनके लिए, और ये हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मोदी जी से लेके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी, अमित शाह जी, पीयूष जी, जिन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस पूरे एक्साइज के एक मामले को ऐसा स्ट्रक्चर करने के लिए जो इस इंडस्ट्री एक्चुअली उसको एब्जॉर्ब करके वर्क कर सके। इसलिए एक HLC करके जो हाई लेवल कमिटी फॉर्म की गई, इस कमिटी के अंदर 3 रिप्रेजेंटेटिव जो रखे गए इस इंडस्ट्री के, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। CBEC के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डॉक्टर अशोक लहिरी जी, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे पूर्व, उन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इसके अंदर। और जो रिलीफ ये जो दी गई है, जो ये सारी की सारी रिलीफ हमारे HLC रिपोर्ट के अंदर डिस्कस की गई है, बहुत डीप तरह से डिस्कस की गई है। यूनानिमसली गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल। और आप यहाँ तक भी एक जो लिमिट है थ्रेशोल्ड की, जो 6 करोड़ 12 करोड़ की जो लिमिट थी, वो भी लिमिट जो बढ़ा दी गई है 10 और 15 करोड़ की, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और ये छोटे ज्वेलर जो हैं, इसमें छोटे ज्वेलर जो काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ी राहत है छोटे ज्वेलर्स के लिए स्पेशली। राहुल गुप्ता, लेकिन एक जो बड़ी डिमांड थी ज्वेलर्स की और जिसको लेकर ज्वेलर्स ने लंबी हड़ताल की थी, 1% की जो ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया था, उसको रोल बैक करने के लिए ज्वेलर्स कह रहे थे और इसको लेकर हड़ताल भी की गई थी ज्वेलर्स की तरफ से। क्या आपको लगता है कि 1% ड्यूटी रोल बैक नहीं होना अभी भी चिंता की बात है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, जो एग्जाम्पशन लिमिट है ना, केवल मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा मीनावाला साहब से। आज भी छोटे ज्वेलर जो आज लिमिट सरकार ने रखी है, उसमें भी 100 ग्राम प्रतिदिन जो बेचता है, और 100 ग्राम में कमाई जो होती है इस इंडस्ट्री में कोई 3-4% से ज्यादा नहीं है। तो जो आदमी महज 3-4 ग्राम एक दिन में कमा रहा है, कहने का अर्थ 10,000 रुपए, 8-10 हजार रुपए पर दिन कमा रहा है, वो आदमी भी एक्साइज नेट के अंदर है। 8-10 हजार एक व्यापार, एक दुकान खरीद कर उसमें स्टाफ रखकर और उसमें माल बेचकर सिर्फ 8-10 हजार इनकम होना और एक्सपेंस काट के महज 2-4 हजार रुपए बचने वाले इंसान को एक्साइज में लाना थोड़ा अनरीजनेबल है। सरकार ने बढ़ा जरूर दिया है, परंतु सरकार से गुजारिश रहेगी, मीनावाला साहब उस कमेटी के पार्ट से, इनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल व्यू लेने की जरूरत है। एटलीस्ट जो आदमी दिन के 15-20 हजार रुपए बचाता है, 25 हजार रुपए बचाता है, उसको तो एक्साइज में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एक्साइज लगते ही उस आदमी पर उसका खर्चा डबल हो जाता है, ओवरहेड डबल हो जाते हैं, कर्मचारी कार्रवाई
ये सब बढ़ जाती है मुकाबले ओके, में। तो ओके। उसको जिस आदमी की महज कमाई 20-25 हजार 30 हजार है हाँ। पर डे, केवल इनकम एक्सपेंस काट के जिसको 10-15 हजार रुपए ही बच रहे हैं पर डे, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसको ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी एग्जेम्पशन लिमिट जरूर लगता है, बाकी सब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। यदि कस्टमर अपने ज्वेलरी देता है और वो अगर रीमेक होती है हाँ। तो केवल वैल्यू एडिशन पे होगा हाँ, जो ठीक है। एक्साइज लगेगा। हाँ, हाँ। तो वैल्यू एडिशन तो कोई खास उसमें 4% तो अशोक या भाई, 3%। अशोक भाई इस पर आप क्या काउंटर करना चाहेंगे? इस पर आपकी राय क्या होगी जो बात नहीं, राहुल कह राहुल रहे जी हैं? की बात बिल्कुल सही है। मैं उनसे अग्री करता हूँ। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि राहुल जी इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का जो एस्पेक्ट है उसके फर्स्ट सेल्स के ऊपर ये लगने वाला है। हाँ, ट्रेडिंग एक्टिविटी जो आपकी है वो सारी की सारी इसमें निकल जाती है। राइट। हाँ, और एवरेजली आप अगर देखेंगे ज्वेलरी बिजनेस के अंदर तो एक ऑलमोस्ट 70-30 60-40 जैसा रेशियो रहता है एवरेज इंडस्ट्री का देखा जाए तो। हाँ, जो 40% मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट होता है बिजनेस का, ओके, वही एस्पेक्ट के ऊपर ये टैक्स लगने वाला है। तो अगर कोई ठीक है। व्यक्ति को एग्जेम्पशन 10 करोड़ का मिल जाता है हाँ, तो ये 10 करोड़ उसके टोटल टर्नओवर के ऊपर नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड हाँ, राइट, ज्वेलरी हाँ। सेल के टर्नओवर के ऊपर। हाँ, तो ये थोड़ी समझ। छोटे गांव में लोग हैं, सुनार हैं, वो जी। कहीं से भी शहरों से लाके थोड़ा बहुत माल बेचते हैं। ज्यादातर माल वो अपने 2-4 कारीगर बिठाकर जी जी, करवा रहे हाँ, हैं। हाँ, जी, जी। तो वो नहीं, मैं लोग आपके जो आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विथ यू ऑन दिस फैक्ट, हाँ, बट देयर इज बहुत सारी इसमें बहस हो गई थी ओके, और हाँ, काफी हाँ, डिस्कशन सही हुए बात। थे। और आई थिंक ये भी कंसिडरेशन जो दिया गया है, वी शुड बी क्वाइट हैप्पी विद दैट। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई आपका और राहुल गुप्ता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी राहत है छोटे ज्वेलर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि आज बाजार में किस तरह की हलचल है, ऐसे मार्केट में आपको किस तरह का ट्रेड करना चाहिए। हमारे साथ फैयाज उदानी हैं कोटक कमोडिटी के और साथ ही वंदना भारती हैं एसएमसी कॉम्ट्रेड की। वंदना, पहला सवाल आपसे, इंट्राडे के लिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए और डॉलर इंडेक्स भी 96 से ऊपर है, तो थोड़ा सा यहाँ मुझे लग रहा है कि एक बार 31,000 का भी जो लेवल है वो थोड़ा सा टूट सकता है। तो मैं यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी। 31,100 पे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 30,850 का यहाँ पे टारगेट होगा और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 31,200 का होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर से बाइंग से पहले एक करेक्शन होगा और फिर बायर डिप की जो स्ट्रैटेजी है वो सुटेबल रहेगी गोल्ड के लिए। इंट्राडे में आपका व्यू क्या है फैयाज, बुलियन मार्केट पे? जी, मेरे हिसाब से गोल्ड एक बार नीचे के लेवल पे बाइंग बन सकती है। 31,000 का लेवल पर बाई कर सकते हैं। 31,200 इसका टारगेट रहेगा और 30,895 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मेटल की बात करते हैं और मेटल में बड़ी खबर यह है कि कॉपर का भाव 5,000 रुपये प्रति टन के ऊपर चला गया है। निकिल का भाव अक्टूबर 2015 की ऊंचाई पर है एलएमई पे। जिंक, लेड, इन तमाम काउंटर में अच्छी तेजी आई है। वंदना, क्या व्यू है आपका ओवरऑल मेटल सेगमेंट में और आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? मृत्युंजय, ओवरऑल देखा जाए तो जो बेस मेटल काउंटर उसमें हमने अच्छा खासा मूव आते हुए देखा अपसाइड, और एक एक्सपेक्टेशन है कि जीडीपी फिगर्स भी आने वाले हैं चाइना के, और एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा स्टिमुलस अभी और आ सकता है, तो उसकी वजह से एक ऑप्टिमिस्ट सेंटीमेंट जो है वो बना हुआ है मार्केट में। अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में फॉल जो है वो कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अगर जिंक की बात की जाए तो 144 का वेट करना चाहिए, वहां तक के लिए सेलिंग करना चाहिए। अगर लेड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 124 का जो मतलब डेप्थ है वो मतलब देख सकती है मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में करेक्शन होने की उम्मीद है और जो करेक्शन आए फिर फर्दर उस पर बाइंग बन सकता है। ठीक है।